जरा एक ऐसे दृश्य के बारे में सोचते हैं। एक बेहद शक्तिशाली राजा जिसके पास असीमित दौलत है। बहुत ज्यादा। हाँ, और जिसका ज्ञान इतना गहरा है कि देवता भी उससे खौफ खाते हैं, जिसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन वो राजा एक युद्ध के मैदान में खून से लथपथ पड़ा है, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बिल्कुल। अब अगर हम सोचें उस अंतिम क्षण में जब सारे भ्रम टूट जाते हैं, तो उस महाज्ञानी के मन में सबसे बड़ा पछतावा क्या होगा? ये सच में सोचने वाली बात है ना? है ना? तो आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय ठीक इसी क्षण से जुड़ा है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो रावण के 3 शाश्वत सबक के बारे में है जी। लेकिन मैं शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी या कोई पौराणिक कथा नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इस पूरे प्रसंग को ध्यान से देखें ना, तो ये दरअसल मानव मनोविज्ञान, हमारी विफलताओं और सफलता के पीछे के विज्ञान का एक बहुत ही सटीक ब्लूप्रिंट है। एक ब्लूप्रिंट। हाँ, और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से ये माना जाता है कि मौत के करीब इंसान वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। सही कहा। उस समय इंसान का अहंकार, उसके सारे मुखौटे गिर जाते हैं। तब जो बात निकलती है वो जीवन का सबसे शुद्ध निचोड़ होती है। बिल्कुल। तो हमारी आज की इस चर्चा का उद्देश्य भी यही खोजना है कि जीवन के उस अंतिम छोर पर दिए गए वे 3 सबक आज के हमारे आधुनिक जीवन, हमारे करियर और हमारे रिश्तों की गुत्थियों को कैसे सुलझा सकते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम इस सामग्री को गहराई से पढ़ते हैं तो सबसे चौंकाने वाली बात ये लगती है कि रावण का पतन इसलिए नहीं हुआ कि उसके पास हथियारों की कमी थी या वो अज्ञानी था। हाँ, अज्ञानी तो वो बिल्कुल नहीं था। उसका पतन समय यानी टाइमिंग की एक बहुत ही बुनियादी गलतफहमी के कारण हुआ। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि उसका पहला सबक था कि अच्छा काम को तुरंत कर डालो और बुरे काम को जितना हो सके टालते रहो। सुनने में बहुत आसान लगता है। वही तो। सतह पर देखने पर यह ज्ञान की एक बहुत ही सामान्य सी बात लगती है, जैसे दीवारों पर लिखे सुविचार होते हैं। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि कल दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। अच्छा, धोखा कैसे? देखिए, अगर हम इसके पीछे के न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान को समझें तो ये इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा वार करता है। हम इंसान स्वाभाविक रूप से इसका बिल्कुल उल्टा ही करते हैं। मतलब हम अच्छी चीजों को टाल देते हैं। बिल्कुल, हम अच्छी चीजों को हमेशा कल नाम के काल्पनिक फोल्डर में डाल देते हैं। अरे हाँ, जैसे अपनी सेहत पर कल से ध्यान दूंगा, या अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट पर अगले महीने से काम शुरू करूंगी। हाँ, या अपने परिवार के साथ किसी दिन आराम से समय बिताऊंगा, वो किसी दिन कभी नहीं आता। और दूसरी तरफ देखिए, जब बात गुस्सा करने की होती है या बदला लेने की होती है या किसी को अपमानित करने की होती है, बिल्कुल, तो हम उसमें 1 माइक्रोसेकंड की भी देरी नहीं करते। रावण ने भी ठीक यही किया था। सीताहरण के समय। हाँ, जब सीताहरण जैसा विनाशकारी काम करना था, जो कि पूरी तरह अहंकार से भरा एक बुरा कदम था, तो उसने बिना कुछ सोचे तुरंत कर दिया, बिना परिणाम सोचे। एकदम। लेकिन जब उसे भगवान राम से क्षमा मांगने का विचार आया, जो कि एक सही और निर्माणकारी कदम होता, तो वो उसे लगातार टालता रहा कि कल देखूंगा, परसों सोचूंगा। मतलब ये हमारे दिमाग का कोई खेल है। और यहीं पर हमारे दिमाग का वो असली खेल शुरू होता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि अच्छा काम टालना सिर्फ हमारा आलस्य है। तो आलस्य नहीं है? नहीं, असल में ये हमारे दिमाग के ऊर्जा बचाने के तरीके से जुड़ा है। अच्छे कामों में हमेशा एक अनुशासन, एक विजन और धैर्य की आवश्यकता होती है। मेहनत लगती है। बहुत मेहनत। इसके लिए हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को काफी काम करना पड़ता है, बहुत ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। मतलब अच्छे काम दिमाग के लिए एक थका देने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, एक थकान भरा काम। इसके विपरीत गुस्सा, ईर्ष्या या बदला लेना, ये सब हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से से आते हैं, जिसे हम अमिगडाला कहते हैं ना। हाँ, अमिगडाला। इसे मनोविज्ञान में अमिगडाला हाईजैक भी कहते हैं। बुरे या विनाशकारी काम अक्सर एक पल के उफान का परिणाम होते हैं। तो दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता? एकदम नहीं। दिमाग को इसमें कोई ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। ये सिर्फ एक कच्ची, अनफिल्टर्ड प्रतिक्रिया होती है। इसीलिए बुरा काम करना इतना आसान लगता है। ये बात मुझे आज की रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ती है। मतलब हम सब ने कभी ना कभी ये अनुभव किया है।
कोई उदाहरण याद आ रहा है? हाँ, जैसे हम जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं और खुद से कहते हैं बस सोमवार से पक्का जाना शुरू करूंगा। जो सोमवार कभी नहीं आता। वही तो, हम उस अच्छे काम को टालने के लिए 100 बहाने बना लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर ऑफिस में किसी के साथ छोटी सी भी बहस हो जाए तो क्या होता है? तो गुस्से में एक कड़वा तीखा ईमेल या मैसेज टाइप करके सेंड बटन दबाने में हमें एक पल भी नहीं लगता। बिल्कुल सच है। हम उस कड़वे ईमेल को कभी कल के लिए ड्राफ्ट में सेव करके नहीं रखते कि चलो कल शांत दिमाग से सोचकर भेजूंगा। हम तुरंत भेज देते हैं। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। हम विनाशकारी चीजों के लिए तुरंत सेंड दबा देते हैं और अपने विकास की चीजों को ड्राफ्ट में छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल उठाना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर विकासवादी दृष्टिकोण से देखें, मतलब एवोल्यूशन के हिसाब से, तो क्या ये हमारी प्राकृतिक फितरत नहीं है? हमारा दिमाग शायद खतरे, डर या गुस्से पे तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए ही बना है, ताकि हम सरवाइव कर सकें। हाँ, सर्वाइवल के लिए। अच्छे कामों के लिए जो लंबा धैर्य चाहिए, वो तो हमारे प्राकृतिक स्वभाव के खिलाफ जाता है। तो फिर कोई इंसान इस प्राकृतिक बनावट से कैसे लड़े? ये तो लगभग असंभव सा लगता है। ये सवाल बहुत ही लाजमी है और यही कारण है कि आज की हमारी चर्चा की जो सामग्री है वो कल को दुनिया का सबसे बड़ा धोखा बताती है। धोखा? हाँ, देखिए, हमारा डिफ़ॉल्ट सिस्टम तुरंत प्रतिक्रिया देने का है, ये सच है। लेकिन इंसान होने की असली परिभाषा ही ये है कि हम अपनी उस फितरत को अपनी चेतना से नियंत्रित कर सकें। चेतना से? जब हम अच्छे कामों को टालते हैं तो हम अनजाने में ये मान लेते हैं कि हमारे पास असीमित समय है। जैसे अमर हूं? बिल्कुल, हम सोचते हैं कि हम अमर हैं, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। अच्छे कामों को टालना कोई छोटी सी भूल नहीं है, ये विनाश की ओर बढ़ाया गया पहला और सबसे खतरनाक कदम है। यानी हमें अपने दिमाग के इस डिफॉल्ट सिस्टम को किसी तरह ओवरराइड करना सीखना होगा। एकदम सही। लेकिन जब हम समय पर सही कदम नहीं उठाते तो हम अक्सर गलत फैसले लेने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंसान को वे गलत और विनाशकारी फैसले इतनी जल्दी लेने पर मजबूर कौन करता है? कोई तो वजह होगी। हाँ, वो कौन सी चीज है जो हमारी आंखों पर पट्टी बांध देती है? इस सामग्री को पढ़ते हुए जो जवाब सामने आता है वो है अहंकार, ईगो। हाँ, और ये सीधे तौर पर हमारी पतन की कहानी का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन जाता है। सही कहा। और रावण के जीवन का ये पहलू सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। उसका दूसरा सबक था, कभी खुद को महान और दूसरे को कमजोर मत समझना। अंधा अहंकार। हाँ, ये वही अंधा अहंकार था जिसने इतने बड़े विद्वान की सोचने समझने की पूरी क्षमता को ही खत्म कर दिया था। उसने सोचा कि वो सबसे शक्तिशाली है, तो जंगल में रहने वाले साधारण वानर और इंसान उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। और इतिहास गवाह है कि उसी वानर सेना ने उसकी सोने की लंका को राख में मिला दिया। बिल्कुल। आज के समय में भी हम अपने आसपास ठीक यही रवैया देखते हैं। लोग दूसरों को उनके साधारण कपड़ों, उनकी भाषा या उनकी आर्थिक स्थिति से जज करते हैं। बहुत बार होता है ऐसा। हम अक्सर बाहरी आवरण देखकर ये मान लेते हैं कि सामने वाले में कोई क्षमता नहीं है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? मुझे बहुत सीधे तौर पर आधुनिक व्यापार और कॉर्पोरेट दुनिया से जुड़ती हुई दिखती है। अब सोचिए, एक बहुत बड़ी स्थापित कंपनी है, एक तरह की मोनोपोली, जिसके पास सब कुछ है। हाँ, अथाह पैसा है, कांच के बड़े बड़े दफ्तर हैं, हजारों कर्मचारी हैं। वो किसी छोटे से शहर में एक गैराज में काम करे स्टार्टअप को देखकर हंसते हैं कि ये हमारा क्या मुकाबला करेंगे। बिल्कुल, वो सोचते हैं कि ये 4 लड़के हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन वो छोटा स्टार्टअप चुपचाप मेहनत करता है, नई तकनीक पर काम करता है और एक झटके में उस बड़ी अहंकारी कंपनी को बाजार से बाहर कर देता है, रातों रात। हाँ, बिजनेस का इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां अहंकार ने दिग्गजों को मिट्टी में मिला दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अहंकार वास्तव में किसी भी इंसान या संस्था को अंदर से खोखला कर देता है, और इसका एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिकल कारण भी है। न्यूरोलॉजिकल कारण? अच्छा, ये दिलचस्प है। कैसे? देखिए, जब अहंकार हम पर हावी होता है ना, तो वो हमारे दिमाग में पूर्णता का एक झूठा भ्रम पैदा कर देता है। मतलब हमें लगता है कि हम पूरे हो गए हैं। हाँ, अहंकार की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इंसान सीखना बंद कर देता है। जब आपको लगता है कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आपका दिमाग नई जानकारी को ग्रहण करने वाले रास्तों को बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, दिमाग सोचता है कि अब और ऊर्जा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। जिस पल को इंसान या कंपनी ये मान लेती है कि उसे सब कुछ पता है, उसी पल से उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन
यहाँ मेरे मन में एक दुविधा है। बताइए। आज की दुनिया में खासकर युवाओं को तो यही सिखाया जाता है कि आपको खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो हम एक स्वस्थ आत्मविश्वास और अंधे अहंकार के बीच का अंतर कैसे पहचानें? क्या खुद को महान या सक्षम समझना हमेशा बुरा ही होता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास का मतलब है ये मानना कि मैं ये काम कर सकता हूँ और अगर मुझे नहीं आता तो मैं इसे सीख लूंगा। मतलब आत्मविश्वास इंसान को खुला रखता है नए विचारों के लिए। बिल्कुल। लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही ये काम कर सकता हूँ और मुझे किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अहंकार आपके कान और आंखें बंद कर देता है। स्रोत कहता है कि आग लगाने के लिए किसी बड़े विस्फोट की जरूरत नहीं होती, एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को खाक कर सकती है। तो किसी को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। एकदम। इसीलिए किसी भी अनपढ़, गरीब या शांत व्यक्ति को कमजोर आंकना सबसे बड़ी भूल है। आप नहीं जानते कि वो व्यक्ति किस ज्ञान या क्षमता की चिंगारी को अपने भीतर छुपाए हुए हैं। तो अहंकार हमें अंधा बनाता है और हमारी सीखने की क्षमता को खत्म कर देता है। लेकिन जब हम अंधे हो जाते हैं तो हमारे प्रतिस्पर्धियों या दुश्मनों को ये कैसे पता चलता है कि हमारी असली कमजोरी क्या है? वो कैसे पता लगाते हैं? हाँ, व्यवहार करने की सही जगह कैसे ढूंढते हैं? इस सामग्री का जो तीसरा हिस्सा है वो इस गुत्थी को सुलझाता है और जवाब है कि हम खुद उन्हें अपने रहस्य बता देते हैं। जी हाँ, अपने रहस्य दूसरों को मत बताना। ये एक ऐसा सबक है जिसकी कीमत रावण ने अपनी जान देकर चुकाई थी। वो नाभि वाला रहस्य। बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी नाभि में छुपा अमृत, उसका रहस्य उसने खुद दूसरों के सामने उजागर किया था। और जब युद्ध का सबसे नाजुक मोड़ आया तो वही राज उसके खिलाफ इस्तेमाल हुआ। हाँ, वही राज उसके खिलाफ सबसे घातक हथियार बन गया। अगर हम आज के डिजिटल और सोशल मीडिया युग को देखें तो ये बात पहले से कहीं ज्यादा सच और खतरनाक लगती है। कैसे? हम एक ऐसे ओवर शेयरिंग कल्चर में जी रहे हैं जहां लोग अपनी जिंदगी का पूरा नक्शा ऑनलाइन डाल देते हैं। हाँ, हर छोटी बात इंटरनेट पर। बिल्कुल। मैं किससे मिल रहा हूं, मेरे अगले प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या है, मेरी कमजोरियां क्या है, मैं आज किस बात से दुखी हूं। हम बस कुछ लाइक्स के लिए अपनी पूरी जिंदगी सार्वजनिक कर रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम अपनी योजनाएं या दर्द दूसरों को बताते हैं तो हमें तुरंत एक डोपामाइन हिट मिलता है। अच्छा, डोपामाइन। हाँ, लोग सहानुभूति दिखाते हैं या तारीफ करते हैं और हमें लगता है कि हमने कुछ हासिल कर लिया है बिना कोई असली काम किए। लेकिन दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि हर मुस्कुराने वाला चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता। ये तो बहुत सच है। अक्सर लोग आपकी सफलताओं पर तालियां कम बजाते हैं और नजर ज्यादा लगाते हैं। नजर लगाते हैं। हाँ, मनोविज्ञान में इसके लिए एक शब्द है शैडेनफ्राइडे। शैडेनफ्राइडे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दूसरों के नुकसान या असफलता में छुपी हुई खुशी महसूस करना। बाप रे, ये बहुत ही डरावना सच है। मतलब लोग अक्सर बुरे वक्त में हमारी ही शेयर की गई बातों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। हम पूरा ना हो जाए, उन्हें पूरी तरह शांत रखना चाहिए। शोर आपके काम को करना चाहिए, आपकी जुबान को नहीं। एकदम सही। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके करीब आते हैं ताकि वे आपकी कमजोरियों का सही अंदाजा लगा सकें। लेकिन यहाँ मैं फिर से एक शंका व्यक्त करना चाहूंगी। बताइए, क्या शंका है? अगर हम इस नियम को बहुत सख्ती से अपनी जिंदगी में उतार लें, अगर हम हर किसी से अपने रहस्य छुपाने लगें, तो क्या हम पूरी तरह से अकेले नहीं हो जाएंगे? अकेले? हाँ, मतलब क्या हम हर समय शक्की नहीं बने रहेंगे कि कौन हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है? एक स्वस्थ इंसान को अपनी भावनाएं साझा करने के लिए किसी न किसी की तो जरूरत होती ही है ना? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेकिन इस सबक का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान हर किसी पर शक करे या दुनिया से कट कर एक गुफा में बैठ जाए। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका असली अर्थ है विश्वास करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं। मतलब हमारे पास एक मजबूत फिल्टर होना चाहिए। बिल्कुल, एक फिल्टर। आपको ये पहचानना होगा कि कौन आपका सच्चा साथी है जिसने मुश्किलों की कसौटी पर अपना विश्वास साबित किया है और कौन सिर्फ एक परिचित या सहकर्मी है। हर किसी को सब कुछ नहीं बताना है। एकदम। अपनी गहरी कमजोरियां, अपने डर और अपनी अंतिम योजनाएं सिर्फ उन गिने चुने लोगों तक सीमित रखें जो सच में आपके विकास की परवाह करते हैं। खुली किताब होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर चलते फिरते इंसान को उस किताब के पन्ने पलटने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल सही बात। ये बहुत ही स्पष्ट नजरिया है। तो अब तक हमने 3 अदृश्य ताकतों को समझा। पहला,
समय को टालने की हमारी आदत। दूसरा, अहंकार जो हमारी सीखने की क्षमता को खत्म कर देता है। और तीसरा, वैलिडेशन की भूख जो हमसे हमारे रहस्य उगलवा लेती है। अब जरा देखते हैं कि ये तीनों बातें आज के किसी आम इंसान की जिंदगी में एक साथ कैसे प्रभाव डालती हैं। आज की इस चर्चा की सामग्री में एक बहुत ही बेहतरीन व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है जो इन सभी तारों को एक साथ जोड़ देता है। हाँ, वो लड़के वाली कहानी। जी, यह कहानी एक ऐसे युवा की है जो सालों से अपना खुद का कुछ काम या बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहा है। ये पूरी चर्चा का एक तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। बिल्कुल। चलिए उस युवा की कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं। वो एक कैफे में बैठा है, उसके दिमाग में एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया आता है, लेकिन वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि अभी मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, कि मैं इसे अगले साल शुरू करूंगा। यहां उसने वो पहली गलती कर दी। उसने एक मुश्किल लेकिन जरूरी काम को कल पर टाल दिया, क्योंकि उसका दिमाग अभी उस मेहनत के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल। उसके बाद वो क्या करता है? वो उसी कैफे से अपने दोस्तों को फोन लगाता है या सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देता है कि वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। उसे तुरंत कुछ बधाइयां मिल जाती हैं, डोपामाइन मिल जाता है। हाँ, लेकिन उसने अपने रहस्य खोल दिए। बिना कोई ठोस काम किए उसने अपनी योजनाएं जग जाहिर कर दी। नतीजा क्या होता है? कुछ लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ चालाक लोग उसके उस कच्चे आइडिया को पकड़ लेते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी कैफे में कोने में बैठा एक शांत सा लड़का, जिसके कपड़े बहुत साधारण हैं, वो भी उसी फील्ड में कुछ कर रहा होता है। ये युवा उस शांत लड़के को देखकर मनी मन सोचता है, ये क्या बिजनेस करेगा? इसे तो ठीक से बात भी करनी नहीं आती। यहाँ उसका अहंकार हावी हो गया। हाँ, उसने दूसरों को उनके आवरण से जज किया और उन्हें कमजोर समझा। और फिर कुछ महीनों बाद परिणाम क्या आता है? वही शांत लड़का चुपचाप मेहनत करके वो आइडिया मार्केट में लॉन्च कर देता है और सफल हो जाता है। और जब इस युवा को ये पता चलता है तो वो अपने अमिगडाला के नियंत्रण में आकर गुस्से में तुरंत उस लड़के को एक कड़वा संदेश भेज देता है या सोशल मीडिया पे भड़ास निकालता है। बिना सोचे समझे तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है। बिल्कुल। अंत में उसके पास क्या बचता है? ना कोई बिजनेस, ना कोई सफलता, सिर्फ एक गहरा पछतावा। तो आखिर इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी कहानी का विश्लेषण करें ना, तो हम देखते हैं कि असफलता कभी भी एक अकेली घटना नहीं होती। ये गलतियों की एक पूरी चेन रिएक्शन होती है। चेन रिएक्शन। हाँ, और इस स्रोत में उन 5 बड़ी गलतियों को बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है जो किसी भी इंसान को पतन की ओर ले जाती हैं। वो 5 गलतियां कौन सी हैं? पहली, किसी भी अच्छे और जरूरी काम को कल पे छोड़ देना। दूसरी, किसी छोटी सी सफलता पर तुरंत अहंकारी हो जाना। तीसरी गलती, वैलिडेशन के लिए हर किसी को अपने राज बता देना। चौथी, जब चीजें खराब हों तो गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देना। और पांचवी, दूसरों को, विशेषकर जो शांत है, उन्हें हमेशा खुद से कमजोर समझना। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली आईना है जो हमें हमारी रोजमर्रा की आदतों की असलियत दिखाता है। जो व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। जब अहंकार नहीं होता तो इंसान लगातार सीखता रहता है और बेहतर रिश्ते बनाता है। जब वो चीजों को टालता नहीं है तो वो समय का असली मालिक बन जाता है। और जब वो अपने रहस्य छुपाना सीख जाता है तो वो दुनिया की चालों से खुद को सुरक्षित कर लेता है। एक तरह का अभेद्य मानसिक कवच। एकदम सही शब्द है। अंततः इस पूरी चर्चा का जो सबसे गहरा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि सफलता केवल दिन रात गधों की तरह मेहनत करने से नहीं मिलती। सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। नहीं, मेहनत तो बहुत से लोग करते हैं। वास्तविक सफलता मिलती है सही मानसिकता से और सही समय पर सही निर्णय लेने से। सही टाइमिंग। आपके पास दुनिया भर का ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक आप उसे सही समय पर अपने व्यवहार में लागू नहीं करते। रावण के पास 4 वेदों का ज्ञान था, लेकिन उसने उस ज्ञान को तब समझा जब मौत उसके सिरहाने खड़ी थी। और यही वो बात है जो आज की इस चर्चा को इतना झकझोरने वाला बनाती है। ये सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान के लिए एक चेतावनी है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चेतावनी। तो चर्चा को समाप्त करते हुए बस एक विचार अपने जहन में जरूर रखिएगा। जरा सोचिए, अगर रावण जैसे महाज्ञानी और अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति को ये 3 बुनियादी बातें अपने जीवन के अंतिम क्षणों के बजाय अपने जीवन के बिल्कुल चरम पर समझ आ गई होती, तो क्या आज इतिहास कुछ और हो सकता? निश्चित रूप से। तो फिर असली ताकत क्या है? क्या असली ताकत दुनिया में किसी और को हराने में है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीतने में है, या फिर समय रहते अपनी खुद की गलतियों को पहचान कर अपने खुद के स्वभाव को बदल लेने में है? ये सोचने वाली बात है।
इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। सुनते रहिए और खुद को खोजते रहिए।